हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं इग्नाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, प्रिपरेशन मेथड समझने की कोशिश की थी हैलोजन डेरिवेटिव से रिलेटेड। हमने समझा था कि कैसे हम जो हेलो एल्केन है वो बना सकते हैं और कैसे हम हेलो एरीन्स बना सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी। वी वर ट्राइंग to just figure out what is actually halogen derivatives and how it is prepared. Now in this session, we'll be looking forward to know the physical properties of halogen derivatives. हम कुछ जानेंगे कि हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम कंसिडर क्या करते हैं, हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब फैक्टर्स के कारण किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एक डेरिवेटिव का वेराई कर सकता है, एक मेल्टिंग पॉइंट वेराई कर सकता है, और ये हेलोजन डेरिवेटिव्स को किस तरीके से मतलब रीइंफोर्स करने वाला है या किस तरीके से इसको इफ़ेक्ट करने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये चाहूँगा आपसे, डेली बेसिस पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आप डेफिनेटली क्या करें, एक बार प्रैक्टिस करें, उसको एक बार देखें, गो थ्रू करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है दूसरी बार देखें, फिर भी नहीं समझ में आती है तो मेरे पास डाउट्स लेके आए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊँगा और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँगा इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को। चलिए देखिए, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेट। स्टेट से हम क्या समझते हैं? स्टेट से हम समझते हैं कि फिजिकली उसका बाहरी ओरिएंटेशन जो होगा वो कैसे होगा। क्या वो एक सॉलिड होगा, क्या वो एक लिक्विड होगा, या क्या वो एक गैस होगा। तो जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जैसे जैसे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, उसका वेट बढ़ता है। और जब उसका वेट बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और पास में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स और टाइटली पैक्ड होंगे, मॉलिक्यूलर्स जब उनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो पैकिंग एफिशिएंसी से हम समझते क्या है कि उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा स्पेस में। जितना ज़्यादा वो क्रिस्टल लैटिस में टाइटली पैक्ड होते चले जाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना उनका इंक्रीज होगा, जितना साइज इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स का, उतने ही ज़्यादा वो पास पास में ओरिएंट होंगे। और जितने ज़्यादा पास में ओरिएंट होंगे वो शेप किसके तरफ लेते हुए चलेंगे, सॉलिडिफाई होते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे, सॉलिड का शेप लेते हुए चलेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जनरली हमने ये पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में, कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं तब हम उसको कहते हैं कि ये गैसियस स्टेट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम हो उसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट। यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर धीरे धीरे पास में आने लग जाए तो हम उसको कह देते हैं लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड और गैसेस के बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेट है, हम उसको कह सकते हैं एक तरीके से कि वो एक लिक्विड स्टेट है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को और अगर जब पास लाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी को और इंक्रीज करते हैं, जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी अच्छी क्या होगी, उनकी ओरिएंटेशन होगी स्पेस में। और जितनी अच्छी ओरिएंटेशन उनकी स्पेस में होगी, वो पूरे चांसेस है कि वो एक सॉलिड का रूप लें। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स के बारे में मैंने आपको बताया। हेलो एल्केन्स होता क्या है, जैसे CH3 ले लिया मैंने एक एल्केन, और एक X ले लिया इसके साथ में, ये हेलोजन है और ये एल्केन है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, हेलो एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, हेलो एल्केन बनाएगा। जब ये हेलो एल्केन्स, जब ये हेलो एल्केन्स क्या करते हैं, लोअर इन साइज होता है। लोअर इन साइज, मॉलिक्यूलर मास कम। मॉलिक्यूलर मास हम क्या समझते हैं, जैसे CH3 है, आपको पता है कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 15। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बढ़ाएंगे,
और उसके साथ में एक हैलोजन ग्रुप भी होगा, तो मास क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली स्टेट डिपेंड करेगा इसके मॉलिक्यूलर मास पे, कि जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगी उतनी ही ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, और जितनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही साइज इनका क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका स्टेट होगा that will be directly proportional to increase in size या molecular mass, कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस। जितनी अच्छी मॉलिक्यूलर एफिशिएंसी होगी, मॉलिक्यूलर पैकिंग होगी, उतना ही ज़्यादा स्टेट क्या होगा, टाइटली पैक्ड होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है ये चीज़, जैसे देखता हूँ, एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे लोअर हेलो एल्केन्स गैसेस स्टेट में होंगे और हायर हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हेलो एरिन्स में भी सेम यही काम होगा। ये जनरली किस में पाए जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी C6H5 हाइड्रोकार्बन था है, और साथ में इसके साथ में हेलोजन भी आता है, तो ये जनरली गैसियस फेज में ना होकर लिक्विड और सॉलिड फेज में नजर आते हैं। ये तो बात हो गई इनकी स्टेट की, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बेसिस पे। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि इनके अंदर जो हेलो एल्केन्स और एरिन्स होते हैं, इनके अंदर जो होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो कौन सा है, वो है वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वापिस रिपीट करता हूं मैं, उसको कहते हैं वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को ही हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसी को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं, और इसी को हम वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनता कैसे है। इसको एक बार थोड़ा सा जान लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। देखिए, अगर मैंने क्या किया, एक कोई मॉलिक्यूल लिया, कोई भी एक एटम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक एटम ले लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर में चार्ज होता है, और इसके जो सब साइड में होंगे, इसके साइड में अलग कलर से बता देता हूँ मैं, ये मान लेते हैं हम क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके तरफ यूँ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली अभी घूम रहे हैं। अब होगा क्या कि ये तो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के कारण इनके अंदर कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। कोई भी डाइपोल क्यों नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने ही पॉजिटिव चार्ज का एफिशिएंसी है, जितने ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों की जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। दोनों की क्या है, पोलैरिटी बराबर है। जब दोनों की पोलैरिटी बराबर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसके मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब देखिए आगे होगा क्या, जैसे मैं कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। अब अगर क्या होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है। होता क्या है, देखिए, अगर क्या करें, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों में फर्क हो, मतलब ये वाला जो है इसका साइज क्या हो, बड़ा हो, और इस वाले का साइज अगर छोटा हो, किसका, इस वाले का साइज बिग हो और इस वाले का स्मॉल हो, तो देखिए होगा क्या, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका अफेक्शन किसके तरफ दिखेगा, इसके पॉजिटिव स्फीयर की तरफ। किसके तरफ दिखेगा, इसके पॉजिटिव स्फीयर की तरफ। जब इसके पॉजिटिव स्फीयर की तरफ इसका अफेक्शन दिखेगा तो होगा क्या, एक मिनट में बताता हूँ। होगा क्या कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इसको खींचेगा इसका जो साइज है वो क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। साइज क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा।
मतलब पॉजिटिव सर्कल जो वो इस तरफ आ जाएगा, और इसके जो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल जो है वो इसके तरफ अलाइन हो जाएगा, और पॉजिटिव पोल यहाँ पे अलाइन हो जाएगा, इसका नेगेटिव पोल यहाँ पे अलाइन होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बिगर मॉलिक्यूल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये बिल्कुल बड़ा साइज होने के कारण इसको अपने तरफ खींचेगा, और जैसे ही इसको अपने तरफ खींचेगा तो नेगेटिव पोल किसको खींचेगा अपने तरफ? पॉजिटिव पोल को। तो ये दोनों इस तरीके से अलाइन हो गए। तो हमने क्या बोला कि ये क्या था? एक न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम था, मॉलिक्यूल था। तो जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसको अपने तरफ खींचा तो इसके कारण इसके शेप में क्या हुआ? डिस्टॉर्शन हुआ। इसके शेप में डिस्टॉर्शन होने के कारण यहाँ पे पोल क्रिएट हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल। इसी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट था नहीं, ये न्यूट्रल था, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या हुआ? डाइपोल क्रिएट हुआ। इसी दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, इन्हीं दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होता है, तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं वापस से पीछे वाले स्लाइड पे, अब इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, या लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं कलर के बारे में। कलर क्या होता है? ऑलमोस्ट सारे जो हेलो एल्केन्स होते हैं, जो प्योर सिचुएशन मतलब उसमें कोई भी डोपिंग नहीं गई है, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। कोई इम्प्योरिटीज़ अगर उसके अंदर नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो उसके अंदर कोई स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलेगा, एनर्जी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एनर्जी वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो उसके अंदर कोई भी कलर का स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी कलर का स्पेक्ट्रम हमें नहीं देखने को मिलेगा तो जनरली सबका जो कलर होगा ऑलमोस्ट क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा? ऑलमोस्ट कलरलेस। लेकिन सिर्फ जो ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन दोनों में एक्सेप्शन क्या है? जो ब्रोमीन और आयोडीन है, इन दोनों के अंदर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होने के कारण, किसके कारण? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होने के कारण ये लाइट में जब भी आते हैं तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं, और जिसके कारण ये क्या होता है? इनके अंदर स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। और जब ये स्पेक्ट्रम इसके अंदर देखने को मिलता है तो इसलिए क्या होता है? ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो कलर रेडिएट करता है। क्या करता है? कलर रेडिएट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयोडीन का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश या वॉयलेट कलर हमें नज़र आता है, और यही अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो हल्का सा डार्क ब्राउन कलर ये रेडिएट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा जितने भी हेलो एरेन्स होते हैं या एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कंडीशन क्या है? यहाँ पे सनलाइट चाहिए। सनलाइट के प्रेजेंस में सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो कलर देगा। अब हम बात करते हैं स्मेल के बारे में। स्मेल के बारे में बात करेंगे तो जनरली स्मेल में भी कैसा? हम बात कर रहे हैं वॉलेटाइल गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? वॉलेटाइल गैस की। वॉलेटाइल गैस से हम क्या समझते हैं कि जो ब्रिस्कली रिएक्ट करते हैं या किसी भी तरीके से रिएक्शन करके वॉलेटाइल एक्शंस कर सकते हैं या एफर्वेसेंस दे सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल गैस। क्या कहते हैं? वॉलेटाइल गैस। तो जनरली क्या होता है कि हेलो एल्केन्स जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग होती है। कैसी होती है? स्वीट स्मेलिंग होती है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसके बारे में? वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये मैंने बताया था कि वांडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कि कितनी ज़्यादा साइज है, कितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज है। जिसमें जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगी उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा, और जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा उसमें क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें वांडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा होने के कारण उसके अंदर क्या बन रहा है? वांडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है।
उस वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। जब उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल कंसिडरेबली इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल कंसिडरेबली इंक्रीज। अब जैसे देखिए इसके बारे में आपको समझना है कि यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जनरली किस में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। किसके बीच में, दो मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स, किसके दो मॉलिक्यूल्स, अगर आप देखोगे तो अगर ये कोई एक हेलो एरीन है या हेलो एल्केन है तो उसका मॉलिक्यूल कैसे होगा, ये H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे X, और सेम टू सेम ऐसे ही एक होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे X। ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसी को हम कहेंगे वंडरवॉल। तो जितना ज़्यादा इसका साइज बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उतना ही इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो बॉइलिंग पॉइंट विल कंसिडरेबली इंक्रीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले होता क्या है और किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो एक रिलेशन मैंने इस्टेब्लिश किया है कि जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास तो आपको निकालना आता ही होगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि CH4 है तो उसका कैसे निकालना है। C का कितना हो जाता है 12 और H कितना होता है 1, तो 1 इंटू 4 तो कितना होगा 12 प्लस 4 16। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये ट्रेंड दिख भी रहा है, सबसे ज़्यादा साइज जो बड़ा होता है हेलोजेंस के अंदर उसका किसका होता है, आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो RI का सबसे ज़्यादा होगा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ तक आगे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है, नोट देखिए, अब आपने सुना होगा ऑल हेलो एल्केन्स आर हेवियर एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लेता हूँ CH4 और एक ले रहा हूँ CH3X। अगर आप देखोगे तो CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दूँ और उसके जगह X लगा दूँ तो CH3X निकल जाएगा हमारे पास। तो मतलब ये जो CH3X है वो कहीं ना कहीं से CH4 से ही मिलके बना हुआ है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, पेरेंट मॉलिक्यूल। और इससे ये जो ओरिजिनेटेड है इसको हम कह सकते हैं डॉटर मॉलिक्यूल। क्या कह सकते हैं, डॉटर मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका अगर आप वेट लोगे और इसका वेट लोगे, क्योंकि हैलोजेंस एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो चुका तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब इसका मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने के कारण मतलब क्या होगा, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होगा। किसका, इसी का ज़्यादा होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि पेरेंट से, ये पेरेंट है, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल मास इसके अंदर है। और मॉलिक्यूलर मास अगर इसके अंदर, एक मिनट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्लियर कर देते हैं। जैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ कि CH4 और CH3X, इसमें CH3X का ज़्यादा मास होने के कारण वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी इस पेरेंट से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे चेंज जो है, चेंज होगी वो छोटी हो जाती है। अगर आप देखिए ये कोई एक बड़ा साइज है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है तो दूसरे एटम को और तेज गति से अपनी तरफ खींच सकता है, इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। लेकिन इसी के साइज को अगर मैं छोटा करने लग जाऊं,
जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये लंबा चेन होने के कारण इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब भी इसी मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से ओरिएंट कर दूँ, इसका आइसोमर बना दूँ, इसका एक आइसोमर बना दूँ, तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। साइज क्या हो गया, छोटा। और इसी का अगर साइज छोटा होगा, इसी का अगर ये साइज मैं इससे छोटा कर दूँ, इससे छोटा कर दूँ, तो इसका डिस्टॉर्टिंग पावर भी क्या हो जाएगा, कम होगा, पोलराइज करने का। और जब ये पोलराइज करने की एबिलिटी कम होगी तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कंसिडरेबली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। समझ गए बात? ये सेम टू सेम ये हेलो एल्केन्स के लिए भी हमने कंसिडर किया है, क्योंकि इसका जनरली जैसे जैसे साइज छोटा होता है ये स्फेरिकल शेप लेना चालू हो जाता है। डिस्टॉर्शन की जगह कंप्लीट स्फेरिकल शेप हो जाता है और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम। और सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर इससे आने की तरफ कम हो जाएगा, इसका शेप कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जैसे सेम देखिए, यहाँ पे एक मैंने ले लिया है बेंजीन रिंग लिया है, इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन है, ये होता है बेंजीन रिंग। ये सपोज बेंजीन रिंग है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन, इसको भी हम कहते हैं पैरा पोजीशन, इसको हम कहते हैं ऑर्थो, इसको भी हम कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं हम मेटा पोजीशन, और इसको भी हम कहते हैं मेटा पोजीशन। ये बात आपको पता होगी, मैंने क्लास 11th में काफ़ी इलेबोरेटिव फॉर्म में ये पढ़ाया भी था कि कौन सा होता है पैरा पोजीशन, कौन सा होता है ऑर्थो पोजीशन और कौन सा होता है मेटा पोजीशन। और बेंजीन रिंग जो होता है जनरली पोजेस करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ये भी मैंने आपको समझाया था क्लास 11th में। देखिए अब आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। देखिए जैसे देखिए, अब इस बात को समझे। देखिए अगर देख पा रहे हैं आप कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर एक तो क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है वो कहाँ पे लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे। एक जो क्लोरीन है वो कहाँ लग रहा है, मेटा पोजीशन पे। और एक जो क्लोरीन है वो कहाँ लग रहा है, पैरा पोजीशन पे। एक कहाँ पे लग रहा है, ऑर्थो पे, एक लग रहा है मेटा पे, और एक लग रहा है पैरा पे। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये सीधा किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट। किसके अंदर, जब हम बात करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। किसके बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है कि जो ये वाला बॉन्ड बना रहा हूं मैं, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये जो प्लेन होते हैं इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप देख सकते हो कि ये पैरा पोजीशन जो दोनों जो एक ही प्लेन से कनेक्टेड है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको क्या कर सकता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मतलब ये कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो सकता है या इक्वली पार्ट में अपने आप को एडजस्ट भी कर सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और पैरा पोजीशन में होता क्या है, सिमेट्री होती है। क्या होती है, सिमेट्री। इस सिमेट्री होने के कारण जो इसका डाइपोल मोमेंट है दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं। इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो क्या होता है, जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यही अगर हम ऑर्थो पोजीशन की बात करें तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और ना ही मेटा पोजीशन जो है उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो सिर्फ किस में होती है, पैरा पोजीशन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम बात करें तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पे इसका जो
डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाता है 2.50 डायोप्टर डी बाई हक्कल नीनो दिया था, डी बाई कहेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.50 डी, डी यहाँ पे क्या है डी बाई, क्योंकि इसको डी बाई हक्कल ने दिया था। अब m जो है मेटा, यहाँ पे क्या है म्यू इज इक्वल्स टू 1.72 डी बाई। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ऑर्थो क्यों ज़्यादा है, पैरा उसके बाद और फिर लास्ट में मेटा क्यों है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑर्थो और पैरा इन और मेटा लगभग इनकी जो है वो नियर अबाउट ही डेटा होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी वैल्यू जो होती है बहुत नियर अबाउट होती है, बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि पैरा पोजीशन पर जो डाइपोल मोमेंट क्या होता था एग्जैक्टली जीरो हो जाता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है जीरो, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है रेजोनेंस होता है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस होती है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस होती नहीं है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होती है। ये माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, माइनस आर इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपने तरफ से, और यहाँ पे ये क्या करता है प्लस आर इफेक्ट दिखाता है ऑर्थो पोजीशन। तो इस प्लस आर इफेक्ट के कारण ऑर्थो पोजीशन पे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसको एक तरीके से मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना आसान नहीं हो जाता, और नहीं होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी कंसिडरेबली इंक्रीज। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कंसिडरेबली इंक्रीज होगा। एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट विल कंसिडरेबली इंक्रीज, जो यहाँ पे दे भी रखा है कि ऑर्थो का ज़्यादा होगा, फिर पैरा का होगा, फिर मेटा का होगा। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें कंसिडर क्या करना पड़ता है, पैकिंग एफिशिएंसी, कि कितने अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ आपस में पैक हो सकती है। कोई भी चीज़ को अगर आप इजीली पैक कर सकते हो तो उसकी जो इफेक्शन है उसको हटाने से, उसको उसके जगह से डिस्प्लेस करने के लिए हमें कंसिडरेबली ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जब ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। जिसकी जितनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी उसको मेल्ट करना उतना आसान नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड जो होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होता है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है ज़्यादा अच्छी होती है, और जब जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी उसको मेल्ट करने के लिए हमें कंसिडरेबली ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। इसलिए अगर तीनों की बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है सॉलिड का। रीज़न क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज़ गुड, पैकिंग एफिशिएंसी इज़ गुड। अगर आप इसमें तीनों में देखोगे तो जो ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन में क्या होता है सिमेट्री, इस सिमेट्री के कारण ये कहीं पर भी जाके ईजिली अपने आप को लोकेट कर पाता है, ये किसी भी जगह पे जाके ईजिली लोकेट हो सकता है, कहीं पर जाके अपनी जगह बना सकता है, और किसी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके जब ये ईजिली जगह बना सकता है तो इसकी पैकिंग जो होती है प्रॉपर होती है, और इसी प्रॉपर पैकेजिंग के कारण जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। और वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है सिमेट्री के कारण, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के कारण, किसके पैकिंग के कारण, किसके कारण पैकिंग के कारण जो होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू ऑर्थो। और मेटा पोजीशन की सबसे लो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होती है मेटा की सबसे कम होती है। क्या होती है सबसे कम। आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। देखिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। देखिए कैसे पता करें कि इसके अंदर सॉल्युबल होगा हेलो एल्केन या नहीं होगा। आपने ये अक्सर देखा भी होगा कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं जनरली क्या होता है पोलर इन नेचर होता है, जनरली क्या होता है पोलर इन नेचर। अगर आप R और X की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर R के ऊपर बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। अब आप क्वेश्चन अराइज होगा कि वाटर तो पोलर होता है, वाटर का अगर हम डायग्राम बनाएं ये कुछ इस तरीके से होता है,
यहाँ पर ऑक्सीजन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसके ऊपर बन जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर बनता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी क्या बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये इससे जाके क्यों नहीं जुड़ता, फिर ये इससे जाके क्यों नहीं जुड़ता है? तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि सिर्फ एक वाटर के अंदर सिर्फ एक ही वाटर के मॉलिक्यूल H2O होते नहीं है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। वाटर के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। एक मिनट है, देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए अगर ये एक मान लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन जो होगा एक हाइड्रोजन से इस तरीके से अटैच्ड होगा, फिर यहाँ पे एक O होगा और यहाँ पे एक H होगा। तो इस मॉलिक्यूल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक RX इसकी जगह नहीं ले सकता, इसके साथ में जुड़ नहीं सकता, और जब तक RX इसके साथ में जुड़ेगा नहीं तब तक ये वाटर के साथ में अपनी लिंकेज बना नहीं सकता, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं पाएगा तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाटर में हो नहीं पाएगी। अब होता क्या है कि ये जो RX बॉन्ड है, ये RX बॉन्ड की जो आप कह सकते हो एनर्जी जो होती है वो कंपैरेटिवली वाटर मॉलिक्यूल से क्या होती है, कम। RX की क्या होती है, कम होती है एनर्जी, किसके रेस्पेक्ट में, एक वाटर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में। इसलिए RX जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाता, और RX इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। वापस रिपीट करता हूँ कि RX की जो एनर्जी होती है इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कम। और जब RX की एनर्जी कम होगी इन दोनों के रेस्पेक्ट में और वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये RX इसको इसकी जगह से कट नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ में बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। और बॉन्डिंग जब तक नहीं बनेगी वाटर के साथ में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जिसको कहते हैं, तब तक ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। इसलिए जो RX है, दो इट इज पोलर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ये क्या है, पोलर में सॉल्युबल नहीं है, पोलर में सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। अगर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो ये डेफिनेटली किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। इसलिए एक मिनट, इसलिए आप यहां पे देख भी पा रहे हैं कि ये CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इस दोनों में ये सॉल्युबल हो पा रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है डाइपोल मोमेंट का, इसको समझते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए अब ये डाइपोल मोमेंट समझते हैं। डाइपोल मोमेंट आपने काफी बार सुना भी होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, D इंटू क्यू। ये आपने फिजिक्स में बहुत बार अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। D क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्ड। जैसे ये A और B है तो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, D। और Q होता है दोनों के ऊपर चार्ज, जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस का कॉम्बिनेशन ले ले और डिस्टेंस ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, अब ये किस तरीके से जो ये डाइपोल मोमेंट है वो हैलोजन मॉलिक्यूल्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स में किस तरीके से वेराई करती है। तो देखिए अगर मैं ले रहा हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब जो Q है, चार्जेस क्या होता है कि जनरली किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी चार्जेस अपने तरफ खींचेंगे, और जितना चार्जेस को अपने तरफ खींच पाएंगे उसके कारण पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगी सर्कल पे, स्फीयर पे। तो अब इससे होगा क्या, ये बात समझते हैं कि कैसे इस तरीके से ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, इसको कैसे अपने साथ में वेराई करवाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। देखिए सबसे पहली बात तो कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर होगा किस में, डाइपोल मोमेंट CH3Cl में होगा, फिर उसके बाद CH3F में, CH3Br और CH3I में।
अब होता क्या है कि Q Cl में ज़्यादा होता है, F में क्यों नहीं होता ज़्यादा? तो इसका रीज़न क्या है? F और Cl की अगर मैं बात करूं तो F में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास में होती है, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण, कौन सी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर होता है वो छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत पास पास में होते हैं तो ये अपने आप को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, आपस में क्या करते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब दूर दूर होगी तो क्या होगा? इससे होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जब दूर दूर होती है तो इससे डाइपोल मोमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? तो इसका देखिए एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 1 मिनट इसको रब कर देते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी। अगर आप देखोगे तो साइज छोटा होता है, डी काफी छोटा है। किसके केस में? CH3F के केस में। और इस साइज छोटा होने के कारण क्या हो जाता है? म्यू भी छोटा होता है, क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। साइज जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी होती है। और क्यू भी, तो अगर हम बात करेंगे डी के रिस्पेक्ट में, क्यू और डी दोनों जो है, क्यू और डी जो दोनों स्टेबल है। दोनों स्टेबल किसके केस में है? क्लोरीन के केस में। किसके केस में? क्लोरीन के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अपने आप को रिपेल नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण चार्ज डिस्टॉर्शन जो है क्लोरीन में, चार्ज डिस्टॉर्शन या स्फीयर डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता है क्लोरीन में जितना फ्लोरीन में होता है। इसलिए जो क्लोरीन है वो स्टेबल होता है। क्लोरीन क्या होता है? करंटली स्टेबल होता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट होगा क्लोरीन का वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। इसलिए ये जो टेबल है, इसलिए जो अब ऑर्डर हो जाएगा वो डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा? पहले CH3 आ जाएगा, Cl, फिर CH3F आएगा, फिर CH3Br आएगा और फिर CH3I आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी चीज़ और ध्यान रख ले लास्ट में जाते जाते, कि यहाँ पे जो हेलो एरिन्स होता है उसमें जो पैरा आइसोमर्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं ऑर्थो आइसोमर्स से। क्या होते हैं? पैरा जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं ऑर्थो के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ऑर्थो के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्थो होता है, ऑर्थो पोजीशन, ये क्या होता है? रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है। पैरा पोजीशन में सिमेट्री के कारण ये ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है इसको इन कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन। इसलिए क्या होता है? कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है वो जनरली क्या हो जाता है? सॉल्युबिलिटी ज़्यादा दिखाती है इन कंपैरिजन टू पैरा पोजीशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। टिल देन, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट lecture.